हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हम 2-4 दिनों से क्लास नहीं कर पा रहे थे नौवीं को लेकर के, और आज हम फिर से क्लास लेकर के आए हैं और आप लोगों को हम संगीत पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लासों में वाग्यकार के लक्षणों तक हम लोगों ने क्लास किया था। आइए उससे आगे हम आज देखते हैं। आज शुरुआत करेंगे थाट से, मेल से। थाट क्या होता है, थाट कितने प्रकार के होते हैं, किसने कितने थाटों को माना है। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, और अपने हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको एक सही जानकारी मिल सके। तो आइए हम जानेंगे थाट के बारे में। थाट क्या है? तो ये राग यहाँ से उत्पन्न होता है, जिस राग उत्पन्न होता है उसको थाट माना गया है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सप्तक होता है, जो स्वर होता है, और सप्तक में स्वर के सही क्रम को सप्तक कहते हैं और सप्तक को ही थाट माना गया है। आइए जानेंगे। थाट का दूसरा अर्थ होता है मेल। स्वरों के उस समूह को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके, और नाद से स्वर, सप्तक तथा सप्तक से थाट तैयार होता है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में चतुर पंडित यानी कि भातखंडे जी ने 10 थाटों का वर्णन किया है, और ये जो 10 थाट है भातखंडे ने दक्षिण भारत के व्यंकटमखी से 10 थाट माने हैं। भातखंडे जी ने 10 थाटों का निर्माण कुछ नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर किया है। वो ये नियम निम्न है। भातखंडे जी ने जब 10 थाटों का वर्णन किया, यानी कि उत्तर भारत का हम बात कर रहे हैं, उत्तर भारत में जब भातखंडे जी ने 10 थाटों का वर्णन किया तो उसमें कुछ वो नियम बताए कि भैया थाट हम किसे कहेंगे, इसके कुछ नियम होने चाहिए। पहला नियम है कि थाटों में 7 स्वर का होना आवश्यक है। जैसे कि राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं, लेकिन थाट में संपूर्ण स्वर होना चाहिए, यानी कि पूरा स्वर होना चाहिए। प्रत्येक थाट में 7 स्वर यानी सा रे ग म प ध नि इसी क्रम में होने चाहिए, यानी कि आरोही क्रम में आपके 7 स्वर होना चाहिए। चाहे स्वरों में कोमल या तीव्र रूप हो सकते हैं, यानी कोमल भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है। जैसे कि सा रे, तो कहीं रे कोमल भी हो सकता है। थाट में केवल आरोही ही होता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, थाट जो होता है आरोही क्रम में होता है। तो थाट में केवल आरोह होता है, अवरोह नहीं होता, उधर से आया नहीं जाता है। थाट जो होता है ये गेय नहीं होता है, थाट गाया नहीं जाता है। थाट में एक ही स्वर के 2 रूप यानी कोमल और तीव्र साथ साथ नहीं आ सकते हैं। थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। थाट हमने पहले ही बताया है कि थाट जो होता है ये गेय नहीं होता है, तो इसमें रंजकता की जरूरत ही नहीं है। जब रंजकता की जरूरत वहां पे है जहां पे उसको गायन किया जाए, वादन किया जाए। थाट को पहचानने के लिए उनमें से उत्पन्न हुए कुछ प्रमुख राग का नाम दिया जाता है। जैसे अब जो चतुर पंडित जो हैं ये 10 थाट तो माने हैं। पहला यमन, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, असावरी, भैरवी और तोड़ी। तो पहला जो है यमन, यमन में केवल म तीव्र होता है। यमन का जो है म तीव्र होता है, और सा रे ग म जो होगा तीव्र होगा, बाकी सब जितने भी स्वर हैं वो आपके शुद्ध स्वर हो जाएंगे। बिलावल जो है इसके सभी स्वर शुद्ध होते हैं, सा रे ग म प ध नि, ये जो है 7 स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज में
केवल नी कोमल होता है। और इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि बिलावल को दक्षिण भारत में धीर शंकराभरण कहा गया है, खमाज को काम्भोजी कहा गया है। तो ये आप नोट कर लेंगे। पूर्वी में जैसे कि भैरव में रेधा कोमल और पूर्वी में रेधा कोमल और मत तीव्र, ये साथ साथ, और पूर्वी को रामक्रिया के नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत में। मारवा में सिर्फ रे कोमल और मत तीव्र होता है, और मारवा को गमन श्री या गमक्षरम कहते हैं। काफी में गनी कोमल होता है, इसका प्राचीन नाम हरिप्रिया है। आसावरी में गौधनी कोमल होता है, इसका प्राचीन नाम नट भैरवी है। और भैरवी में रे ग ध नी, ये चारों स्वर आपके कोमल होते हैं, और इसको प्राचीन काल में तोड़ी कहा जाता था। अब तोड़ी में आ जाएंगे तो तोड़ी का रे ग ध कोमल होता है और म तीव्र होता है। इसको प्राचीन काल में वराली या पंतु वराली कहा जाता है। यही आपके 10 ठाट हो जाएंगे। और 10 ठाट में यही आपसे कहीं पूछता है कि बिलावल में, तो आप याद रखेंगे सभी स्वर शुद्ध होते हैं। यमन का मत तीव्र होता है, खमाज में नी कोमल होता है, भैरव में रेधा कोमल होता है, और पूर्वी में रेधा कोमल और मत तीव्र होता है। मारवा में रे कोमल और मत तीव्र होता है। काफी में गनी कोमल होता है। असावरी में गधनी कोमल होता है। भैरवी में चारों कोमल होते हैं, ये चारों स्वर रे गधनी कोमल। और तोड़ी में रे ग ध कोमल और मत तीव्र होता है। अब हम जानेंगे राग जाति के बारे में। जैसे कि प्राचीन काल में राग जाति का ही गायन होता था। आज जो है ठाट राग हो गया, पहले राग जाति था। तो राग स्वर वर्ण का वह समूह है जो अपनी मधुरता से ही हमारे मन को रंजकता प्रदान करता है। राग के मुख्य 3 जातियां निर्धारित की गई है। पहला औड़व, साड़व और संपूर्ण। ये राग वो राग जाति नहीं है जो हम आपको बता रहे थे कि गायन किया जाता है। ये राग जाति ये बता रहा है कि जैसे कि आप जब जो राग गायन कर रहे हैं उसका बता रहा है कि औड़व, साड़व और संपूर्ण। अब जानेंगे राग शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक परिभाषा मतंग कृत बृहदेशी में मिलता है। तो ये जो मतंग जो है, जो कि लगभग ऐसा माना जाता है कि 5वीं सदी कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं 8वीं सदी दिया है। उस टाइम पे बृहदेशी एक ग्रंथ का रचना हुआ जिसमें कि 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय तो ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन आयोग जो है 8 अध्याय मानता है। तो हम भी क्या करेंगे, परीक्षा में जब 8 अध्याय मानता है तो हम भी 8 अध्याय ही मानेंगे। तो राग का सर्वप्रथम प्रमाणिक परिभाषा कहाँ मिलता है आपका, तो ये बृहदेशी ग्रंथ में मिलता है और मतंकृत बृहदेशी ग्रंथ में मिलता है। राग के 10 लक्षण होते हैं। पहला ग्रह, दूसरा अंश, मंद्र, तार, न्यास, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, बहुत्व तथा अल्पत्व। ये जो होता है ये राग के 10 लक्षण होते हैं। ग्रह स्वर क्या है, अंश स्वर क्या है, मंद्र क्या है, तार क्या है, न्यास क्या है, अपन्यास क्या है, संन्यास क्या है, विन्यास क्या है, बहुत्व क्या है, अल्पत्व क्या है। ग्रह स्वर जहाँ से राग गायन स्टार्ट हो, अंश यानी कि वादी स्वर जिसका राग में महत्वपूर्ण स्थान हो, मंद्र यानी कि सप्तक के निचले स्वर से, तार समझिए नहीं सप्तक के ऊंचे स्वर से, न्यास जहाँ राग जाति समाप्त होता है। ऐसे ऐसे करके हम इसको जो है विधिवत आपको बताएंगे, आगे चल के क्लासों में बताएंगे। रागों की जो कुल जाति है ये आपके 9 होते हैं। नाट्य शास्त्र में 7 ग्राम रागों के नाम हैं। नाट्य शास्त्र में जो है 7 ग्राम राग माने गए हैं। इनकी 5 गीतियां हैं, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा और साधारणी। अब हम जानेंगे मिड के बारे में क्या है। तो जैसे कि मिड जो है जिसमें एक स्वर से दूसरे स्वर तक अखंडित रूप से खींचा जाता है,
मिंड जो है ये भारतीय संगीत की विशिष्टता है, मतलब कि उत्तर भारतीय संगीत की, ज्यादातर उत्तर भारतीय संगीत की विशिष्टता है। जैसे कि आप सा से एक ही बार म, या रे से एक ही बार प, म से एक ही बार, तो ये क्या कह रहा है कि बिना खंडित किए, मतलब कि लगे कि आप सभी स्वर को छूते हुए और सा से एक ही बार आप म पर पहुंच जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मिड कहेंगे। और मिड जो होता है ये अर्धचंद्राकार के रूप में ऐसे बनाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। आप कहीं कहीं पे क्या होता है कि ऐसे ऐसे दे देगा और आपसे पूछ देगा कि किस चीज किसका चिन्ह है, तो ये मिंड का चिन्ह है। खटका, खटका जो है ये हाईलाइट होगा। खटका जो है चार या चार से अधिक स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं, यानी कि चार स्वरों को जब तेजी से गायन किया जाता है उसे क्या कहेंगे, खटका कहेंगे। जिसमें स्वरों की गोलाई बनाते हुए प्रयोग किया जाता है, जैसे सा रे नी सा, मतलब जैसे कि सा का आप खटका ले रहे हैं तो सा रे नी सा, रे का आप खटका ले रहे हैं तो रे ग सा रे। इस तरह से जो है चार स्वर खटका में जो होता है चार स्वर का प्रयोग किया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मुर्की जो होता है ये भी सेम आपकी खटका की तरह ही होता है, लेकिन इसमें तीन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तीन या चार स्वरों की द्रुत गति से उच्चारण करना मुर्की कहलाता है। और मुर्की का ज्यादातर जो प्रयोग है ये आपके ठुमरी, दादरा, टप्पा, इस यानी चंचल प्रकृति के गीतों में किया जाता है। खटका और मुर्की में केवल स्वरों का अंतर होता है। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि मुर्की भी खटका की तरह ही होता है और खटका भी मुर्की की तरह ही होता है। केवल खटका में जो है चार स्वरों का प्रयोग होता है और आपके मुर्की में तीन स्वरों का प्रयोग होता है। अब आगे हम जानेंगे सुत क्या है, गत क्या है। तो सुत जो है जिन वाद्यों में पर्दे नहीं होते हैं उनमें एक स्वर से दूसरे स्वर तक आघात से ही आने की क्रिया जो है सुत कहलाती है। तो अब तो स्पष्ट समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। और जब यही क्रिया पर्दे वाली वाद्यों में होती है तब उसे घसीट कहते हैं। तो ये जो हो गया सुत वादन जो हो गया, ये तो आपके तत्वादे से संबंधित है। अब जानेंगे गत, ये भी आपके जो है तत्वाद से संबंधित है। विभिन्न वाद्यों में पर बजाई जाने वाली ताल से बंधी हुई रचनाएं गत कहलाती है या गत के नाम से पुकारा जाता है। गत के स्वर पर मिजराब के बोल होते हैं, जैसे ग ग रे, सा सा नी, रे ग ग, जो ये स्वर जो है आपको बजेगा। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे सितार पर तो दा दा दिर दा दा रा दा दा रा, इस तरह जो होता है आपका आवाज आता है। मुख्य रूप से गत जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मसीद खानी गत और एक राजा खानी गत। मसीद खानी गत को ही कोई कोई लोग जो है फिरोज खानी गत भी कहते हैं, क्योंकि फिरोज खां के वंशज से ही मसीद खां भी आते थे। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनका जो गत है थोड़ा अलग है, मसीद खानी गत जो है थोड़ा अलग है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं फिरोज खानी गत को ही मसीद खानी गत मानते हैं। अब जानिए मसीद खानी गत क्या है। इसका आविष्कार मसीद खां को माना जाता है। मसीद खां के पिता का नाम फिरोज खां था और कुछ विद्वान फिरोज खानी गत के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि फिरोज खां जो थे ये अपना अलग गत बनाए थे, लेकिन मसीद खां जो है ये अपना अलग गत बनाए थे। लेकिन एक ही वंशज के होने के कारण ऐसा माने जाने लगा कि मसीद खानी गत ही जो है फिरोज खानी गत है। ये गत जो है मसीद खानी गत जो है विलंबित लय प्रधान होता है और यह ब्राह्मी मात्रा से शुरू होता है। ये बोल जो है याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं लिख देता है और पूछ देता है कि ये जो बोल है
आपकी किस गत से संबंधित है। तो ये बोल आप याद कर लेंगे। दिरदा 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 दिर रा दा दा रा दिरदा दिरदारा। राजा खानी गत, इसके जो विस्कारक है मोहम्मद राजा है और इसके बोल जो है दिर दिर दार दार दा इस तरह से है। राजा खानी जो गत है ये आपके द्रुत लय में गाई बजाई जाती है और इसे लखनऊ बाज के नाम से भी जानते हैं। और ये जितने भी आप गत देख रहे हैं, घसीट देख रहे हैं, सुध देख रहे हैं, ये सब आपके जो है ये तत्ववादी की चीज है। मसीद खानी गत को पश्चिमी बाज या दिल्ली बाज कहते हैं और राजा खानी गत को लखनऊ गत भी कहा जाता है, लखनऊ बाज भी कहा जाता है। राजा खानी गत को पूर्वी बाज भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान देंगे। अब आगे जानेंगे जोड़ आलाप, ये भी आपके तत्ववादी की ही चीज है। जोड़ आलाप, झाला, घसीट, ये जितने भी है ये सब आपके तत्ववादी के से संबंधित है। सितार को गत बजाने से पहले जो आलाप झाले के साथ बजाया जाता है, जोड़ आलाप के अंग अस्थाई, अंतरा और संचारी या भोग। सितार के गत बजाने से पहले जो आलाप झाले के साथ बजाया जाता है उसको जोड़ आलाप कहते हैं। और जोड़ आलाप के जो अंग हैं वो अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग, ये चार जो है जोड़ आलाप के अंग हो जाएंगे। अब झाला जानेंगे, झाला क्या है। तो जोड़ वादन के बाद झाला वादन प्रारंभ होता है। पहला था आपका जोड़ आलाप। तो जोड़ आलाप का जो सितार में गत बजाने से पहले किया जाता है, जो आलाप लिया जाता है, और जो झाला जो है ये आपका जोड़ वादन के जोड़ वादन के बाद और झाला वादन के प्रारंभ, जोड़ आलाप के बाद झाला का वादन स्टार्ट होता है। इसे बजाते समय चिकारी के दोनों तार 6 और 7 तारों का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानेंगे ये जो है सितार का चीज है, सितार में 7 तार होते हैं और झाला बजाने में आपके 6ठा तार और 7वां तार, यानी कि ये जो दो अंतिम तार हैं उसका प्रयोग किया जाता है झाला वादन करने के लिए। और जो झाला है ये आपके जोड़ आलाप के बाद स्टार्ट होता है। जोड़ आलाप जो है ये सितार में गत बजाने से पहले बजाया जाता है। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि कब कौन सा वाद्य सितार पर कब कौन सा बजता है। घसीट, घसीट का मतलब हो गया घर्षण कर, नाम से ही स्पष्ट होता है। घसीट का संबंध घर्षण से है। घसीटने की क्रिया इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार मुख्य रूप से होने के कारण, घसीटने की क्रिया मुख्य होने के कारण इसको घसीट कहते हैं। यानी कि मतलब कि घसीट टाइप से जो वादन किया जाता है इसको घसीटने जैसे स्वर जो लगते हैं, जैसे कि कोई भी आप वादन कर रहे हैं जैसे सा ही कर रहे हैं तो लग रहा है कि घसीट रहे हैं, इसलिए इसको घसीट नाम दे दिया गया। अब जानेंगे हारमोनी और मेलोडी, ये जो है बेहद महत्वपूर्ण है। हारमोनी जो है ये आपके पाश्चात्य संगीत से है, मेलोडी जो है ये उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। हारमोनी जब 2 या 2 से अधिक स्वर एक साथ बजाकर और गाकर रचना की जाए उसे हारमोनी कहते हैं। यानी कि 2 स्वर या 2 से अधिक स्वरों के साथ बजाकर या गाकर जो रचना की जाती है उसे हारमोनी कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में हारमोनी को ही माना जाता है, हारमोनी ही पाश्चात्य संगीत में महत्वपूर्ण है। और मेलोडी, मेलोडी जो है ये उत्तर भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण है। जब एक एक स्वर को इस प्रकार रखा जाए कि स्वर रचना चित आकर्षक बन जाए
उसे मेलोडी कहते हैं। यानी कि जो है आकर्षक दिखे, चित्त आकर्षक दिखे, वो आपके मेलोडी हो जाएंगे। और मेलोडी जो है ये भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। यानी कि हम जो है उत्तर भारत में हम लोग जो है एक एक स्वर का प्रयोग करते हैं चित्त का आकर्षण करने के लिए, और पाश्चात्य संगीत में 2 स्वर या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, उसे हारमोनी कहते हैं, और ये पाश्चात्य संगीत में प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे वाज, माने कि वादन शैली। वाद्य यहाँ पे होना चाहिए था, वाद्य लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब सितार, सितार के वाद्य को हम समझेंगे। पहली वाद्य है पूर्वी वाज और दूसरा जो है पश्चिमी वाज। यही बेहद महत्वपूर्ण है। ये जफर खानी जो है ये बहुत कम मिलता है, लेकिन अधिकांशतः आपको पूर्वी वाज और पश्चिमी वाज के बारे में ही चर्चा किया जाता है। कहीं वाद्य पूछ देगा तो आप 2 ही प्रकार मानेंगे। पहला हो गया पूर्वी वाज में आ जाता है राजा खानी गत, जो कि द्रुत लय में गाया बजाया जाता है। पश्चिमी वाज में आ जाता है मस्जिद खानी वाज, जो कि विलंबित लय में गाया बजाया जाता है। एक और है जफर खानी वाज, जिसके परिवर्तक जो है हालिम जफर खां हो जाएंगे आपके। अब हम जानेंगे ताल के बारे में। ताल क्या है? गीत, वाद्य और नृत्य के विविध तत्वों को, जो गीत हो गया, वाद्य हो गया और नृत्य के विविध तत्वों को रूपात्मक व्यवस्थित करके माने स्थिर किया जाता है, उसमें स्थिरता प्रदान की जाती है। प्रदान करने को जो है ताल कहते हैं। यानी कि जो आप गीत कर रहे हैं या वादन कर रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं, उसमें एक स्थिरता होता है। जैसे कि आप अस्थाई लय में ही बजा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे? ताल कहेंगे। तो ताल की उत्पत्ति जो है सांगीतिक ग्रंथ संगीतविद नामक के अनुसार तांडव जो एक आप देखे होंगे जो कि पुरुष करता है, और नृत्य से ता और लास्य से स्त्री, यानी कि ल नृत्य जो है ये वर्णों के संयोग से ताल शब्द बना है। यानी कि ताल का जब आप तोड़ेंगे तो तांडव जो है ये आपके पुरुष से आ रहा है और नृत्य से ता हो जा रहा है। मतलब कि तांडव का जो नृत्य है उससे ता हो जा रहा है, और लास्ट से जो है स्त्री, यानी कि स्त्री का जो है नृत्य है, इसमें से ल जोड़ दिया जाता है, और यही नृत्य के वर्ण संयोगों को आपको ताल कहा जाता है। तो आज जो है हम क्लास को यहीं पर रख रहे हैं, क्योंकि बगल में गाने बजाने हो रहे हैं, तो थोड़ा आवाज़ जो है अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है म्यूजिक, इसलिए आज हम क्लास यहीं पर रखते हैं। और कल से हम जो है रेगुलर क्लास आपको लेकर के आएंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है शायद नवंबर में आपका स्टार्ट होगा, और आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जिन लोगों को कोई समस्या लगे तो वो प्लीज़ कमेंट करके आप जो है हमसे समझ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हम अपना नंबर दे देंगे कमेंट में, और आप क्या करेंगे कि हमसे संपर्क कर लेंगे, तो हम आपके समस्या को हो सकता है कि हम दूर कर दें। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं, आगे कल से रेगुलर क्लास हम चालू करेंगे।